के चलते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल, आप सभी के अपने YouTube चैनल इंग्लिश जंक्शन पर। आज थोड़ा नेटवर्क इशू के चलते क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे आज आगे। थोड़ा सा घर पे क्लास लेने के चलते लोकेशन और नेटवर्क हर चीज़ की असुविधा रहती है, लेकिन आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं इस लॉकडाउन में। कल मैंने आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस के पैटर्न्स के बारे में बताया था, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। जो चीज़ें मैंने कल पढ़ाई थी वो ज्यों की त्यों बोर्ड पर वैसे ही छोड़ दी गई थी ताकि आप लोगों को वहीं से मैं शुरू कर सकूं। कल मैंने बताया था कि हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक कर्ता और एक क्रिया यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत कम से कम होती है। हिंदी सेंटेंस में कर्ता और क्रिया के बीच का जो गैप होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी सबसे शुरू में कर्ता होता है और क्रिया वाक्य के सबसे अंत में होती है। और जो भी अन्य शब्द होते हैं जैसे प्लेस बताने वाले शब्द, ऑब्जेक्ट्स बताने वाले शब्द, टाइम बताने वाले शब्द, जो भी होते हैं ये सब के सब बीच में लिखे जाते हैं। जबकि इंग्लिश सेंटेंस में ये बिल्कुल उल्टा है। इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा एक साथ सबसे आसपास रहते हैं और जितने भी सारे अन्य शब्द होते हैं वो सब दूर दूर यानी उसके बाद लिखे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कल बताया था आप लोगों को हिंदी वाक्य में ये आप देख रहे हैं ये कर्ता है और ये बाकी अन्य शब्द ये क्रिया है, ये क्रिया है और उसके पहले एक वर्ड, यहां दो वर्ड्स, यहां तीन वर्ड, यहां चार, ये सारे आप जो देख रहे हैं ये सब कर्ता और क्रिया के मध्य में है। लेकिन जैसे ही हम लोग इंग्लिश में पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि ये स्थिति थोड़ी उल्टी हो जाती है। ये आप जो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है आई, लेकिन इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं इन सारे सेंटेंसेस में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के ठीक बाद लगा हुआ है। तो फिर इस संरचना में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आज हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। जो तरीका मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये किसी भी वाक्य को लिखने तथा ट्रांसलेशन करने में काफी मददगार सिद्ध होगा आपके लिए। देखिए हिंदी वाक्य की जो बनावट होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले कर्ता, तब अन्य शब्द, तब क्रिया। जबकि इंग्लिश की बनावट कैसी होती है, सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब अदर वर्ड्स। लेकिन ये जो अन्य शब्द या जो अदर वर्ड्स हैं इनकी भी बनावट होती है। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो देखिए हिंदी में अन्य शब्द का विभाजन कैसे हुआ है। कर्ता, इसके बाद समय, इसके बाद स्थान, इसके बाद तरीका, इसके बाद सजीव कर्म, फिर निर्जीव कर्म, तब क्रिया। और इंग्लिश में इसकी बनावट कैसी होती है देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग प्लस टू या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लिविंग प्लस एम प्लस पी प्लस टी। ऐसा नहीं है कि सारे वाक्य बिल्कुल इसी पैटर्न पे होते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, ये आपका निर्जीव ऑब्जेक्ट, ये आपका सजीव ऑब्जेक्ट
और इन दोनों के बीच में टू या फॉर। एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम। आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश का जो वाक्य है इसमें क्या अंतर है। सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें क्रिया सबसे अंत में है, जबकि इसमें क्रिया यहां पे है। यहां पे समय सबसे कर्ता के ठीक बाद समय है, यहां पे सबसे लास्ट में है। समय के बाद स्थान पे है, लेकिन यहां पे इसके बाद ये है। स्थान के बाद तरीका है, लेकिन यहां पे इसके बाद ये है। तरीके के बाद सजीव ऑब्जेक्ट है, यहां इसके बाद सजीव ऑब्जेक्ट है। सजीव के बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट है, यहां इसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट है, और तब क्रिया है, और यहां पे उसके पहले क्रिया है। यानी ये ऐसे अगर चल रहा है तो ये उल्टा चल रहा है। ऐसे, यानी मैं ये कहूं कि अगर सब्जेक्ट या कर्ता को छोड़ दिया जाए तो ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, यानी कि 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। यानी सब्जेक्ट हिंदी का वाक्य हो या अंग्रेजी का वाक्य हो, कर्ता और सब्जेक्ट सबसे शुरू में होंगे और बाकी सारी चीजें बिल्कुल उल्टी लिखी जाएंगी। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। अभी हम लोग कुछ और चीजों पे बात करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ट्रेन का। मान लीजिए ये दिल्ली है, ये पटना है, कोई ट्रेन चलती है। मान लीजिए ट्रेन आ रही है, ट्रेन में आगे इंजन है और ये उसकी बोगियां हैं। ये इंजन है। जब गाड़ी दिल्ली से पटना पहुंचेगी तो फिर पटना से जाने के बाद गाड़ी ऐसे घूम के नहीं आती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंजन को यहां से निकालकर यहां लगा दिया जाता है। हमारे हिंदी और अंग्रेजी वाक्य में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो सब्जेक्ट है वो सबसे आगे होता है और उसको उठा के या तो हम पीछे रखते हैं, या यूं कहिए कि सब्जेक्ट को ज्यों कहते हैं अपनी जगह पर छोड़ देंगे और बाकी चीजों को पूरी तरीके से 180 डिग्री पर घुमा देंगे, और इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, वह अभी मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा टाइम, ये हमारा प्लेस, ये हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब। मैं पहले इसकी हूबहू अंग्रेजी लिख देता हूं। वह के लिए ही, अभी के लिए नाउ, मैदान में इन द ग्राउंड, क्रिकेट खेल रहा है, इज प्लेइंग। क्या आपको लगता है कि हिंदी के वाक्य को हूबहू उसी तरीके से अंग्रेजी में नीचे लिख देने से यह वाक्य सही हो जाएगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदी के वाक्य की बनावट और अंग्रेजी के वाक्य की बनावट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि सब्जेक्ट तो ठीक है अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारी चीजों को हम क्या करेंगे, 180 डिग्री पर घुमा देंगे। देखिए, ये मेरा 1 2 3 4, और अब मुझे क्या करना है, इसे उल्टा घुमा देना है। यानी ये 4 को पहले तो मैं करूंगा यहां पे इज प्लेइंग, फिर उसके बाद क्रिकेट, फिर उसके बाद इन द ग्राउंड, और फिर उसके बाद नाउ, और ही को मैंने यहां लिख दिया। अब आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 4 3 2 1, सब्जेक्ट अपनी जगह पर और बाकी सारी चीजें बिल्कुल उल्टी हो गई। तो इस प्रकार हम लोग हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बिल्कुल सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, बाकी सारी चीजों, हिंदी होगा तो उसको इंग्लिश में हूबहू पहले लिख लेंगे, या इंग्लिश होगा तो उसको हिंदी में हूबहू लिख लेंगे, और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजों को उल्टा घुमा देंगे। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस एक ही होना चाहिए।
अगर 2 सेंटेंस है तो उसको 2 भागों में बांट देंगे, मतलब जिस सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा और उसके साथ जो जो इंफॉर्मेशन जुड़े होंगे केवल उसी को इस तरीके से करना है। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग सेंटेंस के अर्थ को बिगाड़ देंगे। यानी अगर कोई 2 सेंटेंस आपस में एक साथ जुड़े हुए, यानी 2 क्लॉजेज आपस में जुड़कर किसी वाक्य को बना रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होगा और उसको उस हिसाब से हम लोग करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन सब चीजों में और ध्यानपूर्वक इन सब चीजों को देखेंगे। आप लोग तब तक इस बोर्ड पे जो भी चीजें लिखी हैं उसको उतारिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूं। पंखा चला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने वाक्य में शब्दों की संरचना तो देख ली, अब उसकी कुछ पहचान की भी बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्लेस है। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और उन क्वेश्चन वर्ड्स के हमें जो आंसर मिलते हैं वही हमें बताते हैं कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कहां, तो आप जो मुझे उत्तर देंगे वो किसी स्थान के रूप में होगा। यदि मैं पूछूंगा आपसे कब, तो आप जो मुझे उत्तर देंगे वो समय के रूप में होगा। आप मुझे पूछेंगे कौन, इसका मतलब वो किसी व्यक्ति की बात कर रहा है और वो व्यक्ति करता है। मैं पूछूंगा क्या, इसका मतलब आप किसी वस्तु की बात कर रहे हैं और वो होगा कर्म। तो इस प्रकार जैसे आपसे मैंने पूछा कैसे, आप बताएं, आप वो तरीके की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जितने भी प्रश्न सूचक शब्द होंगे वो आपके इस समस्या का समाधान करेंगे। वो आपको ये बताएंगे कि आपके सेंटेंस में कौन सा वर्ड सब्जेक्ट का काम करेगा, कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कौन सा वर्ड प्लेस का काम करेगा। ये आप आसानी से पहचान लेंगे। इसके अलावा भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें सब्जेक्ट बन सकती हैं, कौन कौन सी चीजें ऑब्जेक्ट बन सकती हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा था सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट 1 यानी कि नॉन लिविंग, प्लस 2 या फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट 2 लिविंग, प्लस एम पी टी। आप ध्यान से देखिए, इसकी पहचान होती है हु। ये आपका एक्शन है, एक्शन और स्टेट। इसकी पहचान है व्हाट, इसकी पहचान है हूम, इसकी पहचान है हाउ, इसकी पहचान है वेयर और इसकी पहचान है व्हेन। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसी वगैरह बताते हैं, फिर उनका ही अलग प्लेस होता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये एक बेसिक पैटर्न है। एक चीज और आप जानिए कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका स्थान बदला जा सकता है। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं, ऑब्जेक्ट 1 प्लस 2 या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट 2। मैं इसको इधर भी लिख सकता हूं, इसको इधर लिख सकता हूं, यानी ऑब्जेक्ट 2 इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 इधर आ जाएगा, तब इसकी जरूरत नहीं होगी। यानी अगर मैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखता हूं और लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में, तो मुझे बीच में 2 या 4 लगाना पड़ेगा। लेकिन यही मैं लिविंग यानी सजीव ऑब्जेक्ट को पहले और निर्जीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखता हूं तो मुझे 2 या 4 नहीं लगाना होगा। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं मैं। आई गेव माई बुक टू हिम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई गेव हिम माई बुक। आप देख सकते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले है और लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में है, तो बीच में मैंने 2 लगाया है, और जब मैंने लिविंग ऑब्जेक्ट पहले और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में लिखा तो बीच में 2 लगाने की आवश्यकता
नहीं पढ़ी। इसी तरीके से एक फॉर का यूज भी देख सकते हैं हम लोग। आई ब्रॉट अ बुक फॉर हिम, मैं उसके लिए किताब लेके आया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई ब्रॉट हिम अ बुक। इससे आपको एक चीज जरूर पता चलेगा कि जब भी हम लोग नॉन लिविंग वर्ड को पहले और लिविंग वर्ड यानी ऑब्जेक्ट्स को, नॉन लिविंग को पहले और लिविंग को बाद में लिखते हैं तो बीच में टू या फॉर लगाते हैं, जबकि लिविंग पहले लिखते हैं और नॉन लिविंग बाद में तो हमें टू या फॉर नहीं लगाना पड़ता। ये चीज, ये नियम अगर आप याद रखते हैं तो एक्टिव से पैसिव बदलते समय भी आपको बहुत काम आएगा। जब डबल ऑब्जेक्ट्स के हम लोग पैसिव बनाएंगे और दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, अगर हम नॉन लिविंग को पहले लेके आएंगे तो लिविंग अगर हम वहां छोड़ देते हैं तो उसके साथ टू फॉर लगाना पड़ेगा, और अगर हम लोग लिविंग लेके आते हैं तो हमें टू फॉर नहीं लगाना पड़ेगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे जब हम लोग पैसिव बनाएंगे। अभी आप इस बात को ध्यान से समझिए कि हमारे इंग्लिश सेंटेंस की जो बनावट होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैनर, प्लेस और टाइम, और इसमें इसकी पहचान होती है। और इसी का अगर मैं हिंदी कर दूं, कौन, क्या, किसे, कैसे, कहां और कब, यानी जब मुझे इसको हिंदी करना होगा तो मैं सब्जेक्ट छोड़ के बाकी को पूरा उल्टा कर दूंगा। तो जो आप इसको यहां देख रहे हैं वो आपको वहां मिलेगा। देखते हैं, उसको भी हिंदी में भी करके देखते हैं। देखिए, कर्ता, समय, स्थान, तरीका, सजीव ऑब्जेक्ट, सजीव कर्म, निर्जीव कर्म, क्रिया। कर्ता की पहचान कौन, इसको आप किसने भी कह सकते हैं, कौन, किसने, कब, कहां, कैसे, किसे, किसको, किससे, क्या, और ये कार्य। कुछ कुछ वाक्यों में हम लोग समय सूचक शब्दों को पहले भी लिखते हैं या स्थान सूचक शब्दों को पहले भी लिखते हैं, यानी जब हम लोग किसी सेंटेंस को एडवर्ब से भी शुरू कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग बाद में सीखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में कुछ अपवाद भी होते हैं या कुछ लिखने की अलग प्रक्रिया होती है, किन किन परिस्थितियों में हम लोग क्या क्या वाक्य में बदलाव कर सकते हैं। ये हम लोग आगे जब चलेंगे तो हम अच्छे से सीख लेंगे। अभी आप इसको देखिए, ये इंग्लिश सेंटेंस और ये हिंदी के वाक्य को लिखने का तरीका है। हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब हमें टुकड़ों में शब्द मिलेंगे तो हम ज्यादातर इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने वाक्य को लिखेंगे। ये लिखने का एक सही और शुद्ध तरीका है। और भी कई तरीके हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में लिखे जाते हैं, लेकिन एक सामान्य वाक्य लिखने का ये तरीका होता है। आप इसे ध्यान से देखिए। जब भी कभी हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न सूचक में बदलते हैं तो हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना होता है, और वो होता है हमारी सहायक क्रिया। इसे बाहर निकाल देते हैं और हिंदी के वाक्यों में हम आगे क्या का प्रयोग करते हैं। वैसे प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक WH क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन टैग होता है। तो जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ठीक बाद हम लोग पहले सारी चीजों का इंट्रोडक्शन जान लेंगे, सब्जेक्ट को पहचानना सीख लेंगे, वर्ब को पहचानना सीख लेंगे, सारी चीजों को सीख लेंगे, तो हम लोग वाक्य के प्रकार पर भी चलेंगे। या पहले हम लोग वाक्य के प्रकार को डिस्कस कर लेंगे कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, फिर उसके बाद उसकी बनावट पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे ताकि एक एक चीज करके हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ सवाल लिखता हूं। अभी कल मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने वर्ड ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए उस वर्ड ऑर्डर के सारे 15 क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 शायद धुंधले थे तो मैंने कमेंट में क्वेश्चन लिख दिए हैं और आज मैं उसका आंसर भी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हुए उसे अच्छे से बनाइए। मैं एक दो सैंपल क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूं, जैसे आई हिम एवरी डे
टीच इंग्लिश एट माई होम। अब ध्यान से देखिए, मैं उसे प्रतिदिन पढ़ाता हूं इंग्लिश अपने घर पर। अब हमें इसको अरेंज करना है। मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नाउन या कौन सा प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है। मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि यदि एक नाउन और एक प्रोनाउन आए तो आप उसमें से कैसे पता लगाएंगे कि किसे सब्जेक्ट बनाए और किसे ना बनाए। उसमें आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का भी ज्ञान होना चाहिए। ज्यादातर प्रेपोजिशन लगे हुए शब्द या तो समय बताते हैं या स्थान बताते हैं। जैसे एट माई होम, मेरे घर पर, मैं यहाँ एवरी डे की जगह इन द मॉर्निंग लिखता तो वो समय हो जाता और ये प्लेस होगा। तो ज्यादातर प्रेपोजिशंस अपने साथ जब नाउन लेते हैं तो वो या तो प्लेस बताते हैं या तो टाइम बताते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये आई चूंकि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो अपने साथ नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करता है। तो हम लोग लिखेंगे आई टीच व्हाट, आई टीच इंग्लिश एंड आई टीच होम हिम। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखेंगे कि मैंने इस अरेंजमेंट में आपको टू या फॉर नहीं दिया है और आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हिम और एक इंग्लिश। ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। तो आप समझ सकते हैं कि जब टू फॉर नहीं दिया है तो आपको पहले लिविंग को लिखना होगा, उसके बाद नॉन लिविंग को लिखना होगा, नहीं तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लिखेंगे आई टीच हिम इंग्लिश। उसके बाद आपके पास एक प्लेस है और टाइम है, तो पहले प्लेस लिखेंगे एट माई होम, उसके बाद लिखेंगे एवरी डे। अगर मैंने इसमें टू या फॉर दिया होता तो आप पहले इंग्लिश को लिखते, उसके बाद हिम को लिखते, बीच में टू लगाते। तो आप देख सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये लिविंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये प्लेस और ये टाइम। यानी जितनी चीजें दी गई हैं उसको इस अरेंजमेंट के हिसाब से, जो नहीं है उसको स्किप करेंगे, उसके आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसी को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करना है, यानी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो क्या करेंगे? तो आप सब्जेक्ट को छोड़ के बाकियों को उल्टा लिख देंगे। 1 2 3 4 5। मैं प्रतिदिन अपने घर पर, फिर लिविंग को, हिंदी मैंने आपको बताया था हिंदी में नॉन लिविंग वर्ब के एकदम नजदीक रहता है और जो लिविंग है वो नॉन लिविंग के पहले होता है, तो उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो इस प्रकार इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स के दो प्लेस हैं, एक टू फॉर के बाद, एक टू फॉर के पहले, लेकिन हिंदी में सिर्फ एक ही है, पहले लिविंग को लिखते हैं, उसके बाद नॉन लिविंग को लिखते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मैं प्रतिदिन अपने घर पर अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसका अगर मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा तो मैं इसको छोड़ के और इसको 1 2 3 4 5 करके अपोजिट कर लूंगा। इस प्रकार आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि वर्ड ऑर्डर करना हो या फिर वर्ड का अरेंजमेंट करना हो तो वर्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, या ट्रांसलेशन करना हो तो दो काम आप एक मंत्र की सहायता से कर सकते हैं, वो है वर्ड ऑर्डर। अगर आप वर्ड ऑर्डर अच्छे से जानते हैं तो आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। और अगर आपको टुकड़ों में शब्द मिलते हैं तो आप उसको अरेंज करके एक बेहतर सेंटेंस लिख पाएंगे। ये दोनों के। अब आप लोगों को मैं आगे जो सिखाऊंगा, पहले तो मैं सिखाऊंगा कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा सब्जेक्ट कि कौन कौन सी चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं। आप सब्जेक्ट पहचानिए, ऑब्जेक्ट पहचानिए, इन सारी चीजों को पहचानने के बाद, लेकिन ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको सिखाया जा सकता है वो एक चीज ये है कि ये पढ़ाता हूं, कैसे पता चला कि टीच का हिंदी पढ़ाता हूं होगा या पढ़ाता हूं को इंग्लिश में टीच ही कहेंगे। इसके लिए आपको वर्ब के बारे में, तो जब मैं आपको वर्ब बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो वो चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। फिर कब एट लगाऊंगा, कब इन लगाऊंगा, जब मैं प्लेस टाइम आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। और फिर मैं जब आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी थोड़ा बहुत आप अगर वर्ड ऑर्डर को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक सारी चीजें, नाउन प्रोनाउन जो कि आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आप एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। प्लेस और टाइम एडवर्ब्स होते हैं तो एडवर्ब के बारे में पता चल जाएगा। और प्लेस और टाइम बताने के लिए बहुत सारे नाउन्स के पहले प्रीपोजिशन लगाते हैं तो यहाँ प्रीपोजिशन का पता चल जाएगा। तो अधिकतर पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आपको
टेंस के बारे में, वॉइस के बारे में पता चल जाएगा कि एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो एक एक करके आपको सारी चीजें धीरे 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 समझ में आ जाएंगी। ये एक ही मंत्र है वर्ड ऑर्डर, आपको कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इस वर्ड ऑर्डर को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो अधिकतर पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वर्ड ऑर्डर में आपको समझ में आ जाएंगे। आप ट्रांसलेशन भी अच्छा कर पाएंगे और वर्ड्स को अरेंज करके एक अच्छा सेंटेंस भी लिख पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लिखना चाहते हैं, बातें हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन वो बात हमारी अपनी भाषा यानी हिंदी में होती है, और इंग्लिश में लिखने की जब कोशिश समझ में नहीं आता कौन सा शब्द आगे लिखे कौन सा पीछे लिखे। तो ये काम वर्ड ऑर्डर की सहायता से काफी आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को वर्ड ऑर्डर में समझा पाया। इसके बाद आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर उस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद वर्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट करके। तो आप लोग तब तक इस चीज को, इस वीडियो को देखिए रिपीट कर करके अच्छे से। जो चीजें समझ में नहीं आए मुझे आप वीडियो अपलोड होने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं YouTube से डायरेक्ट लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, कैमराफाई एप्लीकेशन के थ्रू लाइव कर रहा हूँ मैं। तो जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाएंगे तब तक मैं डायरेक्ट YouTube से लाइव नहीं कर पाऊंगा। तो आप वीडियो अपलोड हो जाने के बाद आप उसमें आके कमेंट करिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को बता पाऊं, क्योंकि लाइव चैट के जो कमेंट्स है मैं उतना देख नहीं पाता हूं, क्योंकि कैमरा मेरी तरफ होता है, स्क्रीन मेरे अपोजिट। तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों की विशेष सहायता नहीं कर पाता हूं। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूं, 77750, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने नाम के साथ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे पहले से जानते हैं, एक दूसरे से हम लोग मिल चुके हैं, तो आप मुझे अपने डायरेक्ट अपने नाम के साथ, और अगर आप किसी दूसरी जगह के स्टूडेंट हैं तो आप अपने नाम पते के साथ आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जो लोग नए होंगे वो लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक ये चैनल शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और मैं भी धीरे धीरे, चूंकि लाइव क्लासेस का मेरा नया नया अनुभव है, मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस डाले हैं, पहले 15-20 वीडियो मैं डाल चुका हूं, और जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत वर्ब के बारे में, टेंस के बारे में, वो उसके वीडियोस मैंने काफी पहले 5-6 महीने पहले अपलोड किए हुए हैं। प्रीपोजिशन के वीडियो और टेंस वॉइस के वीडियो, वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। आप लोग पीछे के वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं, और बेहतर होगा कि उन वीडियोस को आप देखिए लाइव क्लास में आने से पहले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए मेरे चैनल को ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो मैं और आप लोगों को उत्साह के साथ पढ़ा पाऊं। और अभी लाइव का एक्सपीरियंस थोड़ा नया है मेरा, इसलिए हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो बोलते समय, लिखते समय। हम लोग उतने प्रोफेशनल सेटअप के साथ नहीं पढ़ाते हैं, जो नॉर्मल हमारे पास व्यवस्था है, मैं अपने मोबाइल से लाइव कर रहा हूँ बहुत। तो इसलिए अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो और बेहतर मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। और जो भी चैप्टर में आपको कंफ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए या मेरे व्हाट्सएप पे बताइए। मैं अपने लाइव क्लास के दौरान ही आपके क्वेरीज को बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो, आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।